इस क्लास में हम पादप शारीरिकी की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पादप आकारिकी में, प्लांट एनाटॉमी में, एक प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है जिसे पादप आकारिकी बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी जिसे पादप शारीरिकी बोलते हैं। और इसमें पादप ऊतकों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो शॉर्ट में पॉइंटों में इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है विभज्योतकी ऊतक। ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और जो आगे जाकर पादप की लंबाई में वृद्धि करवाता है, ऐसा ऊतक कहलाता है विभज्योतकी ऊतक, जो पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि करवाता है। स्थायी ऊतक ऐसा ऊतक है जिसमें आगे जाकर विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती नहीं है और ये आगे जाकर इनका काम है पदार्थों का परिवहन करना, खनिज लवणों का अवशोषण वगैरह में ये काम आते हैं। जैसे जाइलम फ्लोएम है वो स्थायी ऊतक है। आगे आ रहा है विभज्योतकी ऊतक। जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम आता है, जैसे मूल के शीर्ष पर, प्रवाह के शीर्ष पर जो पाए जाते हैं उन्हें मेरिस्टेम कहते हैं। तो विभज्योतकी क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। अब स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक के प्रकार, पहला है एपिकल। एपिकल का मतलब होता है तना और पादप के जो भी भाग है, मूल और शीर्ष है, उनके शीर्ष पर पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करवाता है। इस इंटरकेलरी या अंतर्वेशी विभज्योतक को याद करना, इस पूरे बोर्ड पे जो ये एक शब्द है वो वही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेशी विभज्योतक जो परिपक्व ऊतकों के बीच में पाया जाता है, पादप अंगों की लंबाई को बढ़ाता है। कई बार चरने वाले पशु घास को खा जाते हैं और ये स्थायी ऊतकों में वो घास जब दोबारा वृद्धि करती है तो वो इसी ऊतक के कारण वृद्धि करती है। कौन से? के अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण। ये स्थायी ऊतकों के बीच में पाया जाने वाला विभज्योतकी ऊतक है जिनमें कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। जैसे धूप घास है, अनानास है, पुदीना है। मेन याद रखना धूप घास में। अगला पॉइंट आपके सामने है, दूसरा पॉइंट है पार्श्व विभज्योतक। नाम से पता पड़ रहा है, पार्श्व का मतलब होता है साइड। साइड वाला विभज्योतक एक ही काम करता है, पादप अंग की क्या बढ़वाता है? मोटाई बढ़ाता है। ये द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होना और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है पादप की मोटाई में वृद्धि होना। मोटाई में वृद्धि का मतलब है द्वितीयक वृद्धि और लंबाई में वृद्धि का मतलब है प्राथमिक वृद्धि। दूसरा नाम आ रहा है अंतःपुलीय एदा। अंतःपुलीय एदा को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अंतःपुलीय एदा है, ये सवन पुल के अंदर रहता है, जाइलम फ्लोएम के बीच है। इसकी प्रकृति प्राथमिक है, जबकि कोरक कैम्बियम है, अंतरापुलीय एदा है जिसे इंटर बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और घाव एदा है। ये सबके सब सेकेंडरी है। याद रखना ये अंतःपुलीय एदा, हालांकि एदा सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है, लेकिन जो अंतःपुलीय एदा है जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं ये प्रकृति में प्राइमरी है, जबकि कोरक कैम्बियम, अंतरपुलीय एदा, घाव एदा ये आगे सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएंगे। अगला पढ़े। सबसे पहले अपने पास प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब है प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक होता है। अब ये प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक कौन कौन होते हैं? जैसे एपिकल मेरिस्टेम नाम आया था, इंटरकेलरी नाम आया था और इंट्राफेसिकुलर अभी नाम आया था। इनमें विभेदन होगा। ये विभज्योतकी ऊतक है, ये विभज्योतकी ऊतक अब आगे जाके बनाएंगे स्थायी ऊतक और पहली बार बना रहे हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नाम दिया, प्राथमिक स्थायी ऊतक नाम दिया। ये प्राथमिक स्थायी ऊतक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहले प्राइमरी मेरिस्टेम था, इनमें विभेदन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिया, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनाया। ये केवल प्राथमिक वृद्धि के लिए ही जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसमें कौन कौन आते हैं? चाहे तना हो, चाहे रूट हो, स्टेम हो, चाहे लीफ हो, उनके एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है। मैं सेकेंडरी नहीं बोल रहा, पी का मतलब प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम है, मेडुलरी रेज है, ये सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब है अब ये इनका जो रूप है ना वही रूप है। इनमें से कुछ क्या करेंगे, आगे जाके सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू भी बना लेंगे जो आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएंगे, लेकिन ये तो इनका रूप है, ये है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये जिस रूप में है उसी रूप में है। इनमें से कुछ आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ में काम करेंगे जैसे कोरक कैम्बियम वगैरह है, लेकिन ये तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये सब के सब आवरण है। देखो बाहर की तरफ एपिडर्मिस आता है, फिर हाइपोडर्मिस आता है, फिर कोर्टेक्स आता है, फिर अपने एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकल आता है, फिर जाइलम फ्लोएम है, फिर मेडुलरी रेज और बीच में आती है पित्त मज्जा आता है।
अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है और ये बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। देखिए अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन होते हैं जो आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएंगे। जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नाम आया था, घावेदा नाम आया था, वोंड कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। यही कोरक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसका मतलब ये कोरक कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये आगे जाकर क्या बनाता है बाहर की तरफ। ये देखो ये है कोरक कैम्बियम, ये बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है, ये स्थायी ऊतकों के बीच पाया जाता है और इसीलिए इसको नाम देते हैं कोरक कैम्बियम। आगे पढ़े सभी, यही आगे सेकेंडरी मेरिस्टेम आगे जाकर क्या करेंगे, यही स्थायी ऊतक बनाएंगे जिसे बोलेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये हैं द्वितीयक स्थायी ऊतक बनाएंगे जिसमें बाहर की तरफ बन गया कॉर्क, नीचे की तरफ बनाता सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रोथ में काम आने वाले हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रोथ के भाग है। ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, अब इनमें आगे विभाजन नहीं होगा। कोरक आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद छाल बना लेगा, छाल, ये छाल बना लेगा। आपको पता है ये फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर वाला सारा भाग क्या कहलाता है, छाल कहलाता है, छाल। सेकेंडरी ग्रोथ में छाल के दौरान फ्लोएम भी, आपको पता है सेकेंडरी फ्लोएम भी हट जाता है। अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ तक का भाग ये छाल का मतलब ये होता है। अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, मेन इंपॉर्टेंट यही है। पहले प्राइमरी मेरिस्टेमिक थे, विभाजन हुआ, प्राइमरी परमानेंट बने, प्राइमरी परमानेंट आपको बता दिया। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आप वापस विभाजन की क्षमता आएगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू मैंने बता दी। अगला पॉइंट है, आपको पता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों के दोनों, आपको पता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो प्राथमिक होता था, ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता था, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता था। ये लो, ये दोनों को एक साथ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इसको बोलते हैं सवनीय एदा। ये एदा जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एदा पाया जा रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ये अगर एदा है ही नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे मूल हो, होनी चाहिए डाइकोट। अगर डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अगर सवनीय कैम्बियम नहीं है, एदा ही नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अब आपको पता है यही वेस्कुलर कैम्बियम आगे जाकर देखना, ये जाइलम फ्लोएम है, मान लो अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है और ये कैम्बियम है। सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी ग्रोथ की स्थिति है, सेकेंडरी ग्रोथ में यही कैम्बियम क्या करेगा, ये भी प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम है, यही कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा, यही अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना देगा। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना इसी वेस्कुलर कैम्बियम का काम है। इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए, मोटाई में वृद्धि होने के लिए सवनीय एदा होना जरूरी है, ताकि सेकेंडरी ग्रोथ हो सके, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन सके, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो सके। तो देखो ये सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन गया, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन गया। और आपको पता है सेकेंडरी जाइलम जो बनता है इसी को वुड यानी लकड़ी बोला जाता है। आपको बोले कि लास्ट में पादप में जो लकड़ी बनती है वो कौन से ऊतक से बनती है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इस सेकेंडरी जाइलम को ही क्या नाम दे देते हैं, लकड़ी, वुड का रूप दिया जाता है और इसी को लकड़ी बोला जाता है। यही आगे जाके लकड़ी क्या बनाता है, कास्ट, यही कास्ट का निर्माण करता है। सेकेंडरी जाइलम ही कास्ट का निर्माण करता है। सेकेंडरी फ्लोएम तक का भाग तो छाल में आ जाता है, वो छाल में हट जाता है और जो लकड़ी का रूप दिया जाता है वो सेकेंडरी जाइलम को दिया जाता है। इसी में आगे पॉइंट आ रहा है कोरक कैम्बियम। आपको पता है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था, कोरक कैम्बियम जब बाहर की तरफ तो बनाएगा कोरक, इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये बाहर की तरफ कोरक बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ये इसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। अगला आ रहा है, कोरक कैम्बियम की नीचे की तरफ होता है सब एपिडर्मिस सेल होती है, जैसे हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स वगैरह है। फिर हाइपोडर्मिस और आउटर लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स का भाग है, वो कोरक कैम्बियम का भाग है। मैंने बता दिया था कि कोरक कैम्बियम, देखो एक बार दोबारा देखो, ये सबसे बाहर की तरफ मैं ऐसे स्तर बना लेता हूँ, ऐसे स्तर, ऐसे स्तर।
अब देखना, सबसे बाहर की तरफ की कोशिकाएं कहलाती है एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, ये वाला भाग कहलाता है। अंदर ही अंदर आता है वेस्कुलर कैम्बियम, 7 ये बंडल आता है, वेस्कुलर बंडल आता है, 7 बंडल आता है। अब मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो कोरक कैम्बियम होगा ना, कोरक कैम्बियम, ये बाहर की तरफ तो बना लेगा कॉर्क, और ये अंदर की तरफ बना लेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये वाला भाग बना लेगा। इस कोरक को आगे जाके, इसी कोरक कैम्बियम को देखो, कोरक कैम्बियम क्या है? कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विभाजन की जिसमें क्षमता आ रही है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विभाजन कर रहा है। और इसी कोरक कैम्बियम को नाम दिया जाता है फेलोजन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोरक कैम्बियम को नाम दिया जाता है फेलोजन, फेलोजन बोलते हैं इसको, फेलोजन। यही बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क टिश्यू, और कॉर्क को बोलते हैं फेलम। नाम याद रखना, ये कोरक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो आउटर साइड में जो सेल्स बनाएगा, जो छाल का रूप है, उसे बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क बोलते हैं, जिसपे सुबेरिन का जमाव होता है। ये भाग मर्त होता है सुबेरिन के जमाव के कारण, जबकि अंदर का भाग सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। पहले कोरक कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, जबकि कोरक को फेलम कहते हैं बाहर वाले भाग को। जबकि अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण हो रहा है, इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाले भाग को फेलोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोड्रम कहते हैं। और इन सभी को मिलाकर पेरिड्रम कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, कोरक कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं, बाहर की तरफ इसने जो कोरक बनाया है इसको फेलम कहते हैं, और अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना है उसको फेलोड्रम कहते हैं, और इन सभी को मिलाकर पेरिड्रम कहते हैं। आपको ये याद रखना, फेलोजन क्या है, फेलम क्या है, और फेलोड्रम क्या है। फेलोड्रम डी यहाँ भी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में डी आ रहा है तो डी यहाँ भी आ रहा है। इतना सा याद रख लेना आप बस, कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही फेलोड्रम कहते हैं और सभी को मिलाकर पेरिड्रम कहते हैं। अगला कह रहा है, कार्य के आधार पर अधिचर्मी उत्तक तंत्र का मतलब है बाहर वाले उत्तकों के स्तरों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोड्रम। क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोड्रम। जबकि सबसे आंतरिक स्तर जिसमें प्राइमरी जाइलम भी आता है, प्राइमरी फ्लोएम भी आता है, कैम्बियम भी आता है, तो ये सब मिलकर कहलाते हैं प्रोकैम्बियम। और इनके बीच का देखो, एक पादप का ये आंतरिक संरचना है, अपन सेकेंडरी ग्रोथ है, ये स्टेम को हमने अनुप्रस्थ काट से काट लिया। काटने के बाद जब ऐसे देखेंगे ना, तो इसमें स्तर दिखाई देंगे। सबसे बाहर की तरफ कौन मैं बना रहा हूं, देखो ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स वगैरह है, ये पेरीसाइकिल वगैरह, ये 7 पुल है ऐसे। तो जब बाहर वाले को तो नाम दे दिया प्रोटोड्रम, अधिचरम जो बाहर वाले स्तर है, अंदर वाले स्तर को नाम दे दिया प्रोकैम्बियम, और बीच वाले स्तर को नाम देते हैं भ्रण उत्तक। बाहर और अंदर वाले के बीच में जो भी उत्तक पाया जाता है उसको नाम देते हैं भ्रण उत्तक तंत्र, उसको नाम देते हैं भ्रण उत्तक तंत्र, जिसमें अधिचरम के और अंदर वाले 7 मंडल के अलावा जो स्तर आते हैं बीच में उन्हें बोलते हैं भ्रण उत्तक। देख लो नाम से ही पता पड़ रहा है। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस तो वहां यहाँ आ गया, एपिडर्मिस वाला भाग तो सबसे बाहर की तरफ आ गया, उसको नाम दे दिया प्रोटोड्रम, और जो नीचे नीचे अंदर ही अंदर वाला भाग है उसको नाम दे दिया प्रोकैम्बियम। लेकिन बीच में किसको नाम दे दिया? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है भ्रण उत्तक, जो ग्राउंड में पाए जा रहे, बीच में पाए जा रहे हैं। हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, पेरीसाइकिल है, इसका निर्माण कौन करता है? ग्राउंड टिश्यू। बीच में आने वाले को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। फिर आ रहा है शीर्षस्थ विभज्योतक का संगठन। सबसे बाहर की जो स्तर होती है उसे त्वचाजन बोलते हैं, ये सबसे बाहरी स्तर होती है। बीच वाले को कॉर्टेक्स जन कहते हैं, वल्कुट जन कहते हैं, इसमें वल्कुट आता है, हाइपोडर्मिस आता है, जनरल कॉर्टेक्स आता है और एंडोडर्मिस आता है। बीच वाले भाग आते हैं, सबसे बाहर वाले और सबसे अंदर वाले को छोड़ दो, बीच वाला भाग आता है। और ये आया है स्टील वाला भाग, रमजन जिसे कहते हैं, ये विभाजन द्वारा स्टील का निर्माण करता है और स्टील को ही क्या बोलते हैं? रंभ। ये सबसे बीचों बीच वाला भाग होता है, सेंटर का भाग होता है, केंद्रीय वाला भाग होता है, जिसे बोलते हैं पित्त या रंभ स्टील। इसमें पित्त भी आती है, मेडुलरी रेज भी आती है और पेरीसाइकिल भी आती है। देखो यहां पर आया क्या कहीं पेरीसाइकिल का नाम आया? नहीं। बीच वाले केंद्रीय भाग में पित्त आता है, मेडुलरी रेज आती है और पेरीसाइकिल आता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया रमजन। क्या नाम दे दिया? रमजन नाम दे दिया। अगला देखो, परिरंभ होता है, इस परिरंभ से पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है कंपटीशन में, पार्श्व मूलों की, साइड वाली मूलों की उत्पत्ति कहां से होती है? लेटरल मूल होती है, रूट होती है, उसकी उत्पत्ति पेरीसाइकिल से होती है, जिसे कहते हैं परिरंभ। इस बीच वाले सेंटर में मैंने कहा था ना, ये देखो ये बाहर की तरफ था अधिचर्मी जिसे बोला गया था त्वचाजन, बीच वाले को बोला गया था जनरल कॉर्टेक्स वाला भाग,
फलकुड़जन। और बीच वाले भाग को, जो केंद्र वाले भाग होता है, इसको बोलते हैं रंभजन या स्टील वाला भाग। इसमें पेरिसाइकिल भी आ गया, पित्त भी आ गया, मेडुलरी रेज भी आ गया और सवन बंडल, जाइलम और फ्लोएम भी आ गए। ये लो, ये 3 भागों में बट गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये किसी भी भाग की, किसी भी पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। प्लांट एनाटॉमी का मतलब ही यही है, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, कौन कौन सा आवरण कहाँ कहाँ है, कौन सा ऊतक कहाँ है। ये देखो, इन सबको मिलाकर पेरिसाइकल, सवन बंडल, मेडुलरी रेज और मज्जा, इन सभी को मिलाकर देते हैं रंभजन, स्टील नाम देते हैं। ये है रंभजन, सबसे सेंटर वाला भाग है, इसमें ये पार्ट आते हैं। धीरे धीरे चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे आपका स्टेम हो, आपको आवरण का पता पड़ गया होगा। एपिडर्मिस कहाँ, हाइपोडर्मिस कहाँ, कॉर्टेक्स कहाँ, मेडुलरी रेज कहाँ, पित्त कहाँ, पेरिसाइकल कहाँ, सवन बंडल कहाँ। बस एनाटॉमी का मतलब भी यही है, आपको चारों तरफ से जो आवरण है उनका पता होना चाहिए, आपको जो भी लेयर है उसका पता होना चाहिए। आगे आ रहा है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा की कोशिकाओं को बोलते हैं मर्दूतक, इसको बोलते हैं स्थूलकणोतक और इसको बोलते हैं दर्दोतक। अब इन तीनों में अंतर क्या है? ये सरल स्थायी ऊतक के प्रकार है। पेरेनकाइमा जीवित भाग होता है, सर्व पादप की हर जगह हर भाग में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। मेनली ब्रायोफाइट होता है ना, जिसका पादप काय ब्रायोफाइट होता है, जिसका युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पादप काय ब्रायोफाइट की पेरेनकाइमा से ही बनी होती है। कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ होता है? ये जीवित तो है ही, इस पर लिग्निन का जमाव नहीं होता, इसलिए जीवित तो है ही, लेकिन ये पत्तियों को, शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इस पर हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन का जमाव पाया जाता है। ये एक बीजपत्री तने व मूल में नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेनकाइमा के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बीजपत्री मूल व तने में नहीं होता। ये द्विबीजपत्री तना है उसकी हाइपोडर्मिस में। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है? हाइपोडर्मिस। ये पूछा जाता है कि कोलेनकाइमा कहाँ देखने को मिलता है, तो द्विबीजपत्री तना होता है, उसकी पर्टिकुलर हाइपोडर्मिस में ही पाया जाता है। क्योंकि एक बीजपत्री स्टेम में तो बृहद ऊतक है वो बिखरे हुए रहते हैं, सवन पुल भी बिखरा हुआ रहता है, वहां ऐसी बात नहीं होती। जबकि द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा पाया जाता है। स्क्लेनकाइमा कहाँ होता है? ये मुख्य यांत्रिक ऊतक है, ये एक प्रकार का मर्थ है, इस पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है और ये एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस में मिलता है। देखो जस्ट उल्टा हुआ ना, द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा पाया जाता है, जबकि स्क्लेनकाइमा एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। ये दर्द भाग है, ये गिरगिट, जो भी गिर्रीदार फल होते हैं, जैसे खिरखिरापन आता है ना, अपन अमरूद वगैरह खाते हैं, चीकू खाते हैं, इनमें नाशपाती खाते हैं, तो इनमें वो खिरखिरापन आता है, वो इसी के कारण आता है। किसके कारण? दर्दोतक ऊतक के कारण। ये आता है स्क्लेनकाइमा के कारण। ये पॉइंट थोड़ा याद रख लेना। गुद्देदार फलों में जो भी गिर्रीदार फल होते हैं उसमें खिरखिरापन कौन से ऊतक के कारण आता है? तो वो आता है स्क्लेनकाइमा के कारण। अगला बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये यांत्रिक सहारा के साथ साथ जल व खनिज लवणों का भोजन का परिवहन करते हैं। जल व खनिज लवणों का परिवहन जाइलम करता है, जबकि भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं प्राथमिक जाइलम के बारे में पढ़ रहा हूँ। प्राथमिक जाइलम को मैंने 2 भागों में बांटा। जो पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम। लेकिन इस प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पेज है, ताकि आपको इस पता पड़ जाएगा कि 2 अवस्थाएं प्रोटोजाइलम के आधार पर दी जाती है। एक एक्सार्च, एक है एंडार्च, एक है एक्सार्च। एक है भई अधिदारुक, एक है अंत्य अधिदारुक। जड़ों में क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, इसलिए जड़ों में स्थिति होती है एक्सार्च। ये याद रखना। अभी मैं जड़ों में आपको 2-3 बातें बताऊंगा। जड़ों में जो 7 पुल पाए जाते हैं वो अरिये होते हैं। जड़ों में जो प्रोटोजाइलम की स्थिति होती है वो एक्सार्च होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जड़ों में बाहर की तरफ क्यूटिकल नहीं होती, न जड़ों में बाह्य एपिडर्मिस में रंध्र भी एब्सेंट होते हैं। ये जड़ों की बात कर रहा हूं, चाहे वो एक बीजपत्री जड़ों चाहे द्विबीजपत्री जड़ों। इसमें पाए जाने वाले मूल रोम एकोशिकीय होते हैं। ये मैं रूट की बात कर रहा हूँ। रूट में बाहर की तरफ जो रोम है मूल रोम वो एकोशिकीय होते हैं, रंध्र बिल्कुल नहीं होते, क्यूटिकल बिल्कुल नहीं होती। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और अरिय 7 पुल पाए जाते हैं। और अगर द्विबीजपत्री मूल है तो उसमें कैम्बियम होगा, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, एक बीजपत्री मूल में नहीं होगी। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंडार्च स्थिति लीफ और स्टेम दोनों में मिलती है, तना व पत्ती दोनों में मिलते हैं। इसमें प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि रूट में प्रोटोजाइलम की स्थिति बाहर की तरफ होती है, इसलिए उसको एक्सार्च कहते हैं। तो जड़ों में एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये पेज। अगला पढ़े
आपको पता है चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, उसके 4 अवयव होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रेशे, जाइलम पेरेनकाइमा। ऐसे फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पेरेनकाइमा में वाहिनिका और वाहिका इसे बोलते हैं वेसल्स, इसको बोलते हैं ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स ट्रेकिड्स बोलते हैं। वाहिनिका हमेशा एक कोशिकीय होती है, ये यूनिट सेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। इसकी अंतःभित्ति में किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते। ये लंबी होती है, थोड़ी संकरी होती है, इसकी अंतःभित्ति में किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते। टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म की कास्ट में होती है, ये जल का संचरण करती है, ये एंजियोस्पर्म में भी होती है। लेकिन वाहिका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में कभी नहीं होती। वाहिका केवल एंजियोस्पर्म का गुण है। वाहिका पाया जाना केवल आवर्तबीजी पादपों का गुण है, ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है वाहिका। वाहिका बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनती है और ये ऐसे होती है। इसकी अंतःभित्ति में छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्रित होती है, ये एक से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है आपस में। इसका मतलब ये छिद्रित होती है, एक दूसरे के ऊपर आपस में छिद्रों के द्वारा जुड़ी रहती है। और आपको पता है ये इसको कहते हैं वाहिका। वाहिका होना एंजियोस्पर्म पादपों का गुण है, ये केवल एंजियोस्पर्म में होती है, बहुकोशिकीय होती है, अंतःभित्ति में छिद्र पाए जाते हैं जिससे एक दूसरी वाहिका आपस में जुड़ी रहती है। अगला पॉइंट है चालनी नलिका में पी प्रोटीन पाई। देखो ये चालनी नलिका भी सेम ऐसे ही है, ये अंतःभित्ति में छिद्र होते हैं और बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं और इसमें केंद्रक तो होता नहीं है। चालनी नलिका में कभी परिपक्व, चालनी नलिका में कभी केंद्रक नहीं होता। इसके बाद इसके साथ में जो कोशिका पाई जाती है उसको सहकोशिका कहते हैं। वो सहकोशिका ही कंपेनियन सेल, वो सहकोशिका ही इसके कार्यों का नियंत्रण करती है। ये खाली इसलिए होती है ताकि पदार्थों का परिवहन आसानी से होता रहे। और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे पी प्रोटीन कहते हैं। ये पी प्रोटीन इस पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, किसी प्रकार का घाव हो जाए तो उसमें सहायता करती है। याद रखना चालनी नलिका में पी प्रोटीन क्या क्या काम करती है। एक तो पदार्थों की गति में सहायक है और एक घावों के छिद्रों को भरने में सहायक है। आती है ये चालनी नलिका है, ये सी ट्यूब्स है, ये चालनी कोशिका भी होती है। ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होती है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में चालनी नलिका के स्थान पर चालनी कोशिका होती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों के दोनों है ना, इसमें सहकोशिका भी नहीं होती, उनके स्थान पर एल्बुमिनस सेल होती है। दोनों पॉइंट को याद करो दोबारा। वाहिका होना एंजियोस्पर्म का गुण है। वाहिका बहुकोशिकीय होती है, भित्ति छिद्रित होती है। वाहिनिका एक कोशिकीय होती है, ये आपको पता है, भित्ति में छिद्र नहीं पाए जाते। चालनी नलिका एंजियोस्पर्म में होती है, चालनी नलिका के स्थान पर चालनी कोशिका टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स के फ्लोएम में सहकोशिका पाई जाती है, जबकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के सहकोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस कोशिका होती है। चालनी नलिका में पी प्रोटीन पाई जाती है जो पदार्थों के परिवहन में और जो भी पदार्थों के परिवहन के समय घाव बन जाते हैं उनको भरने में सहायता करती है। एक अगली बात, फ्लोएम के 3 भाग होते हैं जो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, उस पर किसी प्रकार के लिग्निन का जमाव नहीं होता। जैसे फ्लोएम, जैसे चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये जीवित होते हैं। जबकि फ्लोएम रेसा नाम आती है, वो क्या बन जाएगा, मर्त, क्योंकि उस पर लिग्निन का जमा होता है। जबकि जाइलम में उल्टा है, जाइलम के 3 भाग पर लिग्निन का जमा होता है, एक पर नहीं होता। वाहिनी का भी मर्त है अपने आप में, वाहिनी का भी मर्त है। और जाइलम पेरेनकाइमा एक जीवित है, जाइलम रेशे अपने आप में क्या है, मर्त है। अगर ये जीवद्रव्य इनमें होता तो पदार्थों का परिवहन ही नहीं होता। इसलिए जाइलम के अधिकांश भाग क्या होते हैं, मर्त, ताकि जल और खनिज लवणों का परिवहन आसानी से हो सके। अगला पॉइंट पढ़िए, ये एक बार दोबारा पढ़ ली। फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे जिसे कहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं जूट में, भांग में, फ्लेक्स में, इनमें जो भी रेशे पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, वो एक प्रकार के फ्लोएम तंतु है, वो बास्ट रेशे भी कहते हैं। ये प्राथमिक फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में उपस्थित होते हैं। कौन? फ्लोएम रेशे या फ्लोएम तंतु। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है सेकेंडरी फ्लोएम की उपस्थिति में है। ये चाहे याद हुआ नहीं हुआ, चाहे ये याद होना चाहिए। फ्लोएम पेरेनकाइमा के बारे में वो बात हुई थी, फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे के बारे में ये बात हो रही है। फ्लोएम पेरेनकाइमा ये एक बीजपत्री पादपों में अनुपस्थित होता है। भाई याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पेरेनकाइमा एक बीजपत्री पादपों में नहीं देखने को मिलता। अब बात आ रही है उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं बाहर की तरफ अधिचर्मी उत्तक तंत्र, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो। बाहर वाले पूरे
ऊतकों के स्तर को एक साथ मिलाकर बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसमें क्या क्या आता है? बाहर की तरफ वाली एपिडर्मिस आती है, रंध्र आते हैं, रोम आते हैं और क्यूटिकल आते हैं। सबसे बाहर की एपिडर्मिस पर कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है? एपिडर्मिस है, अगर स्टेम और लीफ हुई तो रंध्र भी मिलते हैं, स्टेम और लीफ हुई तो क्यूटिकल भी मिलता है, रूट में नहीं मिलता। रोम तो रूट में ही मिलते हैं और स्टेम में भी मिलते हैं बस। अधिधर्मी कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कण पाए जाए, कुछ पादप होते हैं, फाइकस की बरगद की जातियां होती है जिसमें एपिडर्मिस के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे ठोस पार्टिकल पाए जाते हैं और इनको एक साथ बोलते हैं सिस्टोलिथ। तो सिस्टोलिथ क्या है? एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है? पार्टिकल्स है, जिन्हें बोलते हैं सिस्टोलिथ। बुलिफोरम कोशिका ये पत्ती की एपिडर्मिस में होती है, एक बीजपत्री पादपों में होती है। तो ये पत्तियों की एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली सेल है और इसे बुलिफोरम सेल्स कहते हैं। अगला आ रहा है रंध्र, ये है बाहर की तरफ पाए जाने वाले, इनका एक तो काम है वाष्पोत्सर्जन का, एक काम है गैसीय विनिमय का। स्टेम पर पाए जाने वाले का काम गैसीय विनिमय है, जबकि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों का मुख्य कार्य है वाष्पोत्सर्जन। मूलरोम एक कोशिकीय होते हैं, मूल की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। जबकि ट्राइकोम्स बहुकोशिकीय होते हैं, ये तने की सतह पर पाए जाते हैं, ये पानी की हानि को रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को क्या करते हैं? कम करते हैं, तने को ढक लेते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन को क्या करते हैं? कम करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा भ्रूण ऊतक तंत्र, मैंने कह दिया था एपिडर्मिस जो बाहर वाले स्तर और अंदर वाले स्तर के जो बीच में पाए जाएंगे ऊतक तंत्र, उसको बोलेंगे भ्रूण ऊतक तंत्र। कौन कौन? बाह्य त्वचा सवन बंडल के अतिरिक्त, देख लो बाह्य त्वचा को छोड़ दो, अंदर वाले सवन बंडल को देखो, बाह्य त्वचा को छोड़ दो, अंदर वाले सवन बंडल को छोड़ दो, बीच में पाए जाने वाले स्तर होंगे उनको लिया जाएगा भ्रूण ऊतक तंत्र में। देख लो, चाहे सरल आपको पता है, चाहे पेरेन कायमा हो, कोलेन कायमा हो, चाहे स्क्लेन कायमा हो, प्राथमिक जड़े हो, तने के में वल्कुट हो, परिरंभ हो, पित्त हो, मेडुलरी रेज हो, इन सब को मिलाकर कहते हैं टिश्यू सिस्टम। पत्तियों में भ्रूण ऊतक पतली भित्ति वाले होते हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, जिन्हें मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल एक भ्रूण ऊतक तंत्र ही होता है जो पत्ती में पाया जाता है। हम जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तब भी इसकी बात बार बार आती है। पर्ण मध्योतक मीजोफिल, मीजोफिल एक प्रकार का ग्राउंड टिश्यू ही है, बस इसकी भित्ति पतली होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो पत्तियों में पाए जाने वाले भ्रूण ऊतक को क्या कहा जाता है? मीजोफिल कहा जाता है, जिसमें आगे तक कर शीतरी चक्कर चलेगा शीतरी पादपों में। इसी को आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, एक अब दोनों में अंतर है, एक तरफ हमने मोनोकोट, एक तरफ डाइकोट, एक तरफ लिया है हमने द्विबीजपत्री तना और एक तरफ लिया है एक बीजपत्री तना। क्या अंतर है भाई? आपको पता है द्विबीजपत्री तने के जो स्टेम है इसमें बाहर की तरफ जो कोर्टेक्स है इसके 3 भाग होते हैं, हाइपोडर्मिस वाला, जनरल कोर्टेक्स वाला और एंडोडर्मिस वाला। सबकी बाहर की तरफ है, क्योंकि अपनी ये तो बात ही नहीं हो रही ना, अपनी बात हो रही है भ्रूण ऊतक तंत्र की। और द्विबीजपत्री तने में भ्रूण ऊतक तंत्र में कोर्टेक्स के 3 भाग होते हैं। हाइपोडर्मिस, जो याद करो द्विबीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई थी? कोलेन काइमा की। जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पित्त और पित्त रेज। आपको पता है द्विबीजपत्री तना होता है, उसकी एंडोडर्मिस में स्टार्च आच्छाद होते हैं, स्टार्च के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री तने की एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी द्विबीजपत्री तने की एंडोडर्मिस में स्टार्च आच्छाद होता है, स्टार्च के कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भ्रूण ऊतक के बारे में बात हो रही है। इधर सोचो मोनोकोट में, मोनोकोट स्टेट में जो सवन बंडल होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिखरे हुए सवन बंडल किसकी विशेषता है? एक बीजपत्री तने की विशेषता है। इसमें बिखरे हुए सवन बंडल पाए जाते हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, भ्रूण ऊतक में बिखरे हुए रहते हैं। भ्रूण ऊतक स्पष्ट नहीं होता, भ्रूण ऊतक में कोई किसी प्रकार का विभेदन नहीं होता। यहाँ के भ्रूण ऊतक में अलग अलग दिख रहे थे, कोर्टेक्स के 3 भाग, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सब अलग अलग थे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से था भ्रूण ऊतक, इसमें भ्रूण ऊतक स्पष्ट नहीं होता, कोई विभेदन अंतर नहीं होता। यहाँ सवन मंडल बिखरे हुए मिलते हैं, कहाँ? एक बीजपत्री स्टेप में, याद रखना। अगला पॉइंट है, मैं बात करता हूँ मोनोकोट रूट में एक बीजपत्री मूल होता है, उसमें सुबेरिन का जमाव होता है और केस्पिरिन पट्टी पाई जाती है। याद करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। मूल में केस्पिरिन पट्टी नाम आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए मूल, जबकि स्टार्च आच्छद का नाम आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए द्विबीजपत्री तना, जबकि केस्पिरिन पट्टी का नाम आती है आपके दिमाग में रूट की एंडोडर्मिस आनी चाहिए, जहाँ सुबेरिन का जमाव आना चाहिए।
रूट में प्रोटोजाइलम के सामने स्थित एंडोडर्मिस की कोशिका पतली भित्ति वाली होती है, वहां सुबेरिन का जमाव। कुछ स्थान ऐसे होते हैं रूट में, कहीं कहीं ऐसे हो जाते हैं जहाँ सुबेरिन का जमाव नहीं होता, तो वो अच्छी बात भी है, वहाँ से पानी की गति आराम से होगी, अंदर तक जल खनिज लवणों की गति होगी और वो भाग जीवित जैसा होगा, वो भाग पदार्थों के परिवहन में सहायता करेगा। कि रूट में एंडोडर्मिस की स्थान पे कोई ऐसी कोशिका, ऐसा स्थान जहाँ पर सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, ऐसे स्थान को कहते हैं पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोशिकाओं को पथ कोशिकाएं भी कहते हैं। पैसेज सेल का मतलब पथ कोशिकाएं। देखो केस्पिरिन पट्टी का आना, और जहाँ केस्पिरिन पट्टी का है ही नहीं उस स्थान को कौन सा स्थान बोल देंगे? पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स बोल देंगे। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ये काम संचरण में आएगा, ये स्थान इसलिए आया है, यहाँ सुबेरिन का जमाव इसलिए नहीं है ताकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अंदर की तरफ पदार्थों का परिवहन हो सके, जैसे बाहर से पानी की गति अंदर तक जाइलम तक हो सके। ये एक मार्ग है, ये पथ है, इसीलिए इसको पैसेज सेल बोला है, पथ कोशिका बोली है। ये पदार्थों के परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करेगी, इसीलिए सेल को बोला पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स बोला। बस केस्पिरिन पट्टिका याद होनी चाहिए रूट में, और इसमें पैसेज सेल याद होनी चाहिए। अगला पढ़े, कॉर्टेक्स में पानी आ गया था, अंदर जाइलम की ओर जल स्थानांतरण करने का काम। देखो कॉर्टेक्स से अंदर पानी ले जाने का काम पैसेज सेल करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पथ कोशिकाएं। दोबारा सोचो, स्टेम, स्टेम की बात होती है। ये देखो मैं रूट और स्टेम दोनों में एक साथ अंतर बता रहा हूं। एक बीजपत्री, अगर एक बीजपत्री स्टेम में तना है तो इसमें पित्त ज्यादा विकसित नहीं होता, जबकि द्विबीजपत्री तने में पित्त ज्यादा विकसित होता है। सेंटर में पाया जाने वाला पित्त ज्यादा विकसित होता है, जबकि एक बीजपत्री में ज्यादा विकसित नहीं होता। लेकिन इस स्टेम से जस्ट उल्टा कहाँ होता है? रूट में। देखो पित्त मज्जा कहाँ सुविकसित होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन में आ जाता है। एक बीजपत्री तने में ज्यादा पित्त विकसित नहीं होता, द्विबीजपत्री में ज्यादा विकसित होता है। रूट में इसका जस्ट उल्टा है। एक बीजपत्री मूल दो जगह आगे आएगी स्टेम से। एक बीजपत्री मूल द्विबीजपत्री मूल से दो जगह आगे रहती है। एक तो पित्त मज्जा बीच में पाए जाने वाला सुविकसित होता है, और एक बीजपत्री मूल में सेवन पुल भी ज्यादा होते हैं, 6 से भी ज्यादा में देखने को मिलते हैं। तो एक बीजपत्री मूल द्विबीजपत्री मूल की तुलना में दो जगह बहुत आगे हैं। एक तो 7 मंडलों की संख्या में 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री मूल में 2 से 6 ही होते हैं। एक बीजपत्री मूल के बीचों बीच में जो पित्त होता है ना मज्जा, वो भी सुविकसित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोनोकोट रूट में पित्त वेल डेवलप पाया जाता है। देखो ये अच्छी बात है ना, जबकि स्टेम में उल्टा होता था, जबकि यहाँ पित्त थोड़ा एब्सेंट होता है। अगला पढ़ो, जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाया जाता है, एदा पाया जाता है। इन तीनों को मिलाकर देखो ये देखो, ये ऐसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये 7 मंडल बना देता हूँ। ये लो, ये कैम्बियम है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। इस पूरे को मिलाकर कहते हैं 7 मंडल। ये 7 मंडल है भाई। सेकेंडरी ग्रोथ आगे जाके यही करेंगे भाई। आगे देखना, 7 पुल 2 प्रकार के होते हैं। 7 पुल का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम होना एक जगह हो सकते हैं, अलग अलग एक्स पर हो सकते हैं। अगर जाइलम फ्लोएम अलग अलग एक्स पर हो, देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अगर अलग अलग एक्स पर है, जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं रेडियल 7 मंडल, अरीय 7 मंडल। और अपने रूट में जड़ों में जो 7 मंडल पाया जाता है ना, वो अरीय होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग एक्स पर देखने को मिलते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग एक्स पर स्थित हो तो ऐसे 7 मंडल को बोलते हैं अरीय 7 मंडल, और ये पाया जाता है जड़ों में। जबकि संयुक्त 7 का मतलब होता है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है यहाँ जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही एक्स पर होते हैं। देखो एक ही एक्स पर है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही एक्स पर है, इसको बोलते हैं संयुक्त 7 पुल। ये संपार्श्विक भी होता है, कोलेट्रल, और ये उभय फ्लोएमी भी होता है। संपार्श्विक का मतलब होता है फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं संयुक्त 7 पुल, 2 प्रकार के। एक ओपन वाले जिसमें कैम्बियम पाया जाता है, ओपन का मतलब खुला, जिसमें दरवाजा खुला हो, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो, और जिसमें कैम्बियम पाया जाता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो एक तो होता है द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक बीजपत्री पादपों में 7 मंडल क्लोज होने का मतलब है, बंद होने का मतलब है, यहाँ कोई सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाला है ही नहीं। यहाँ जाइलम फ्लोएम के बीच किसी प्रकार का कैम्बियम नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संयुक्त 7 पुल पत्ती और तना दोनों में होते हैं, जबकि जड़ों में अरीय 7 पुल होते हैं। कैम्बियम द्विबीजपत्री पादपों में होता है, एक बीजपत्री पादपों में कभी कैम्बियम नहीं होता।
अगला पॉइंट आ रहा है एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर। एक बीजपत्री मूल को बारे में मैंने बताया था कि एंडोडर्मिस पाया जाएगा, बाहर एपिडर्मिस तो ही एंडोडर्मिस में केस्पिरिन पट्टिका पाई जाएगी, लिग्निन सुबेरिन का जमा होगा, केस्पिरिन पट्टी होगी जहाँ, और केस्पिरिन पट्टी जहाँ अनुपस्थित होगी उन कोशिकाओं को पत्त कोशिका बोली गई थी। पेरीसाइकिल से पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है, 7 पुल 6 से अधिक होते हैं। मैंने कहा था ना एक बीजपत्री मूल में 7 पुल ज्यादा होंगे, पित्त सुविकसित होगा। द्विबीजपत्री मूल की एंडोडर्मिस में भी केस्पिरिन पट्टिका तो पाई जाती है, 7 पुल 2 से 6 होते हैं। अब रूट की तो विशेषता होती चाहे एक बीजपत्री मूल हो चाहे द्विबीजपत्री मूल हो, और ये 7 पुल मूल नाम आते हैं, और ये 7 पुल है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग एक्स पर पाए जाएंगे, और एग्जार्ज कंडीशन तो देखने को मिलेगी। मूल है तो एग्जार्ज ही होगी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा ना तो एग्जार्ज, देखो एग्जार्ज कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन द्विबीजपत्री मूल में पित्त ज्यादा विकसित नहीं होता, 7 पुल ज्यादा नहीं होते। ये इन दोनों में 2 अंतर है, मेन अंतर है 2 मेन। चलो भाई अगला अगला कह रहा है स्टेम तना। देखो मूल में न तो क्यूटिकल होती बाहर की तरफ, न कोई किसी प्रकार की पोर होती है, स्टोमेटा भी नहीं होती, रंध्र भी नहीं होते। मूल में क्यूटिकल और रंध्र नहीं होते बाहर की तरफ, मूल रोम तो होता है एपिडर्मिस पर। लेकिन स्टेम में क्यूटिकल भी होती है, रंध्र भी होते हैं, और ट्राइकोम बहुकोशिकीय मूल रोम भी की जगह क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोम पाए जाते हैं। जाइलम स्टेम है तो जाइलम की कंडीशन कौन सी होगी, एंडार्च होगी, जबकि मूल होता तो एग्जार्च होती, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता। एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में क्या अंतर है। एक बीजपत्री तने में एपिडर्मिस पर कभी भी रोम नहीं पाई जाती, जबकि द्विबीजपत्री में ट्राइकोम पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है, याद करो स्क्रिलेन काइमा की बनी होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों की हाइपोडर्मिस कोलेन काइमा की बनी होती है। याद था ना, वो याद करवाया था यांत्रिक सारा। जबकि द्विबीजपत्री पादपों की ये याद करवाया था स्टार्च आच्छाद, द्विबीजपत्री पादपों की हाइपोडर्मिस में एंडोडर्मिस में अंदर की तरफ स्टार्च मंड पाया जाता है, ये याद करवाया था मैंने। आपको पता है एक बीजपत्री पादपों में 7 बंडल बिखरे हुए रहते हैं, वर्ण उत्तक स्पष्ट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक बीजपत्री तने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 7 पुल बिखरे हुए रहते हैं, 7 पुल बिखरे हुए रहते हैं, वर्ण उत्तक अविभेदित होता है, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। एक बार में जो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले ये 7 बंडल किसकी, या एक तरफ में मूल लिख देता हूं, एक तरफ में तना लिख देता हूं। सबसे पहले मूल में जो 7 बंडल होंगे वो अरिय होंगे, जाइलम फ्लोएम अलग अलग अक्ष पर होंगे। जो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा तो इसमें कंडीशन एग्जार्स होगी। मूल पर बाहर की तरफ क्यूटिकल नहीं होता, क्यूटिकल के साथ न किसी प्रकार के रंध्र देखने को मिलते। एक मोनोकोट है, एक डाइकोट है। मोनोकोट में पित्त सुविकसित होती है, 7 बंडल 6 से अधिक होते हैं। यहाँ पर पित्त थोड़ी लेस डेवलप होती है, 7 बंडल 6 होते हैं। मोनोकोट रूट से डाइकोट उसमें केस्पिरिन पट्टिका पाई जाती है, यहाँ भी केस्पिरिन पट्टिका पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तना है, तने में बाहर की तरफ है, रंध्र भी होंगे, क्यूटिकल भी होगी, और ट्राइकोम भी होंगे जो बहुकोशिकीय होंगे। एक बात जो मेन इंपॉर्टेंट याद करनी है, यहाँ 7 बंडल संयुक्त होंगे। द्विबीजपत्री तना है तो द्वितीयक वृद्धि के लिए एदा आ जाएगा। यहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है तो यहाँ कंडीशन एंडार्स देखने को मिलती है। एक मोनोकोट है, एक डाइकोट है। मोनोकोट में 7 बंडल बिखरे हुए रहते हैं। एक बीजपत्री तना है, उसकी विशेषता इसमें कोलेन काइमा नहीं स्क्लेन काइमा होता है हाइपोडर्मिस में, यहाँ पर कोलेन काइमा होता है। बस द्विबीजपत्री स्टेम की हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस में स्टार्च आच्छद होता है, बस ये याद रख लेना, ये स्टार्च आच्छद पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई, आपको आशा है कि इस चैप्टर में आपको एक बार और बता देता हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाहर की तरफ पे जो कोरक छाल बनती है वहाँ वार्षिक वल्ली बनती है, जिससे उस वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। आपको पता है जाइलम में लगातार ठोस पदार्थ भरे रहते हैं, और ठोस एक तो रस काष्ठ होता है, एक अंत्य काष्ठ होता है। रस काष्ठ का मतलब है ऐसी काष्ठ जो आगे जाके पानी का जिसमें परिवहन होगा। अंत्य काष्ठ ठोस होती है, कठोर होती है, उससे पदार्थों का परिवहन नहीं होता है। चलो भाई, ये मैंने आपको बातें बता दी है, तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, थोड़े से समय में फास्टली रिवीजन करते रहिए। लगातार आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें मिल रही है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। आप अपना पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि आपके पास लगभग 3-4 दिन का समय है, इसमें आप पूरा रिकॉल कर लो। लगातार फास्टली रिवीजन करते रहो। आप रिवीजन जितना अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा आएगा, और आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होगी। धन्यवाद।